Hello everyone, welcome back. Today we shall be starting off with the topic population interactions. So while we are studying about the topic population, the very important thing that comes the topic that comes into picture is interaction of the different population, because there is indeed no population on the surface of the earth which is surviving by itself. Fine, so that is basically ऐसी कोई habitat नहीं है जहाँ एक single species survive करती है. Fine, there are group of population. समझ लो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हैबिटेट, जैसे डेजर्ट ले लो. तो डेजर्ट में भी अकेला कोई जैसे कैमल ही नहीं होता, उसके साथ ही साथ बहुत सारे रेप्टाइल के फॉर्म्स रहते हैं. उधर बहुत सारे प्लांट की स्पीशीज सर्वाइव करते हैं. तो ये सारे एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पे रिलाई करते हैं. फॉर एनी स्पीशीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन और मोर स्पीशीज ऑन विच इट कैन फीड. सो बेसिकली एक स्पीशीज़ के लिए, जैसे कि हमारी बात कर लो, तो हम विसिनिटी में जैसे कि हम अकेले हैं, जैसे कहीं कहीं खो जाएं और अकेले रह रहे हैं, तो दैट इज़ पॉसिबल, बट वी रिक्वायर सम अदर ऑर्गेनिज्म टू फीड अपॉन, तभी तो हम सर्वाइव कर सकते हैं. तो दैट इज़ वाई एटलीस्ट हमें एक प्लांट की स्पीशीज़ भी चाहिए कि जिससे हम सर्वाइव करके जी सके. फाइन, इवन अ प्लांट स्पीशीज़, अगर प्लांट की स्पीशीज़ की भी बात करें तो वो भी अकेले में सर्वाइव नहीं कर सकती. फाइन, उसे भी सॉइल चाहिए, सॉइल के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो चाहिए, उसे भी माइक्रोब्स पे डिपेंड होना पड़ता है, क्योंकि वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, जो कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और फिर प्लांट उस इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑब्जॉर्ब करके फिर प्लांट ग्रो होंगे. तो प्लांट को भी माइक्रोब्स की ज़रूरत पड़ती है. तो देयर इज़ नो स्पीशीज़ ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, और देयर इज़ नो हैबिटेट वेयर इन यू फाइंड only one species. There are always a group of population which are surviving. Fine. So and then how will the plant manage pollination without an animal agent. वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया है, जैसे पॉलिनेशन करना हो, प्लांट को रिप्रोडक्शन करना हो, तो उसके पोलन ग्रेन कैसे एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र होंगे, तो उसके लिए भी उसे एनिमल एजेंट चाहिए. फाइन, इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन. नहीं तो रहते हैं और ना ही रह सकते हैं आइसोलेशन में. अकेला इंसान भी नहीं रह सकता, अकेला ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन भी, हम भी अकेले नहीं सर्वाइव कर पाएंगे. वी वुड रिक्वायर अ ग्रुप ऑफ प्लांट टू फीड अपॉन. फाइन, इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज़ मैनी इंटरेक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट. थोड़ी कम्युनिटी, छोटे छोटे पॉपुलेशन होते हैं, फिर भी उसमें हमें बहुत सारी लिंकेजेस देखने को मिल जाती है. फाइन, हम बात करेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की. तो अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन, वो कैसा इंटरेक्शन होता है. जैसे इंटर स्पेसिफिक मतलब में इंटरेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द टू डिफरेंट स्पीशीज़, दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ इंटरेक्ट करेंगे तब बनती है इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस. अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस. अब ये जब इंटरेक्शंस होती है तो जैसे कि समझ लो वो बेनिफिशियल भी हो सकती है, वो इंटरेक्शन डेट्रीमेंटल भी हो सकती है, किसी को हानिकारक भी हो सकती है, नुकसान भी कर सकती है, और न्यूट्रल भी हो सकती है, जिसके लिए वेरियस सिंबल्स असाइन किए गए हैं. तो जैसे कि हम इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शंस की बात करेंगे तो उसमें होता है म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म मतलब है म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जहाँ दोनों की दोनों स्पीशीज़ को कुछ ना कुछ जैसे कि फ़ायदा होगा तो उसे बोलेंगे म्यूचुअलिज्म. कॉम्पिटिशन है, तो कॉम्पिटिशन ऐसी एक इंटरेक्शन है जिनमें दोनों स्पीशीज़ को क्या होता है, नुकसान होता है, डेट्रीमेंटल. वैसे ही प्रिडेशन की हम बात करेंगे तो एक स्पीशीज़ को फ़ायदा होता है, दूसरी स्पीशीज़ को नुकसान होता है. फाइन, जो प्रीडेटर है उसको फ़ायदा होगा, जो प्रे है जिसको खाया जाएगा उसको नुकसान होगा. वैसे ही पैरासिटिज्म की बात करेंगे तो उसमें भी सेम वैसा ही होता है. उसमें होते हैं पैरासाइट और होस्ट. फाइन, जो होस्ट होते हैं, जैसे कि समझ लो हम होस्ट हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जो समझ लो वर्म्स वगैरह रह रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर एस्कैरिस वगैरह जो वर्म्स हैं वो रह रहे हैं. तो एस्कैरिस क्या हो गया, तो वो हो गया एक पैरासाइट और हम हो गए एक होस्ट. तो पैरासिटिज्म में भी वैसा होता है कि हमारी बॉडी को नुकसान होता है तो हम है स्पीशीज़ भी जिसको नुकसान हो रहा है और वो अच्छे से अंदर हमारे बॉडी में रह के खाना खा रही है. तो दैट इज़ पैरासिटिज्म में भी सेम, एक को फ़ायदा एक को नुकसान, एक को फ़ायदा एक को नुकसान, बराबर. तो दिस वेरी इजी टू रिमेंबर. दैट इज़ दोनों प्लस दोनों माइनस, पॉजिटिव नेगेटिव. द नेक्स्ट वन इज़ कमेंसलिज्म, जिसमें एक को फ़ायदा होता है, दूसरे को कुछ हार्म भी नहीं होता, तो दैट इज़ कमेंसलिज्म. और दूसरा है एमेंसलिज्म, जिसमें एक को नुकसान
होता है और दूसरे को कुछ नहीं हो रहा है, न्यूट्रल है। तो ये चार्ट आपको याद रखना है और ये सारे जो इंटरेक्शंस उसके नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म एंड एमेंसलिज्म। फाइन, अब जब हम आगे बात करेंगे प्रिडेशन की, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टडिंग अबाउट प्रिडेशन। जब प्रिडेशन की बात करते हैं, व्हाट वुड प्रिडेशन मतलब में क्या होता है, वेरी सिंपल आपको याद रखना है, ऐसा रिलेशनशिप जिनमें होता है प्रिडेटर एंड अ प्रे। तो प्रिडेटर कौन होता है, जो खाना खाता है और किसी और पे फीड करता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल जब हम प्रिडेशन की बात करते हैं तो दैट इज ऑफ द लायन एंड द डियर। द लायन इज अ प्रिडेटर एंड इट इज सर्वाइविंग ऑन अ प्रे, सो प्रे इज द डियर। फाइन, सो प्रिडेशन प्रे रिलेशनशिप, जो दो अलग अलग स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। Predation. What would happen to all the energy fixed by autotrophic organism if the community has no animals to eat the plants? Similarly, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि प्लांट को, जैसे कि हम खाते हैं, तो प्लांट ने जितनी भी एनर्जी फिक्स की थी सन के थ्रू, तो वो एनर्जी का क्या होता अगर हम उसको खाते ही नहीं। तो इसीलिए प्रिडेशन ज़रूरी है। इधर से ही आप पता लगा सकते हैं कि एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए प्रिडेशन की प्रोसेस ज़रूरी है। जब समझ लो फॉर एग्जाम्पल ग्रास हॉपर खाएगी तभी ग्रास हॉपर में एनर्जी आएगी और तभी वे एनर्जी फ्रॉग तक ट्रांसमिट होगी और तभी वे फ्रॉग से एनर्जी स्नेक तक ट्रांसफ़र होगी। तो वही चीज़ है, प्रिडेशन और प्रे का रिलेशनशिप पॉपुलेशन के अंदर क्या रखता है, एक बैलेंस रखता है और एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। You can think of predation as nature's way of transferring the food to the higher trophic level, the energy fixed by the plants. So predation एक ऐसी प्रोसेस है जिससे जो एनर्जी फिक्स्ड हो चुकी है प्लांट में, वो फर्दर आगे के ट्रॉपिक लेवल में क्या होती रहती है, मूव ऑन होती रहती है बाय द प्रोसेस ऑफ प्रिडेशन। When we think of predation and prey, predators and prey, most probably it is the tiger and the deer that comes to our mind. But a sparrow which is eating a seed is also the predation and the prey. जैसे कि sparrow जो seed खा रहा है वो भी एक example हो गया predation और prey का। All the animals eating plants are categorized separately as herbivores. They are in broad ecological content not very different from predators. जैसे कि हम ग्रास को बोलेंगे प्रोड्यूसर्स, समझ लो। फाइन, फिर इसको ग्रास को खाने वाले को हम बोलेंगे हर्बीवर्स। फाइन, बट इस हर्बीवर्स को हम प्रीडेटर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, प्रीडेटर। फाइन, साथ ही साथ ये जो प्रोड्यूसर है उसको हम प्रे बोल सकते हैं क्योंकि ये इस पे खाना खा रहा है। फाइन, तो वही चीज़ बोली गई है जिसको हम हर्बीवर्स, कार्निवर्स बोलते हैं, उनको भी। नेक्स्ट लेवल की हम बात करें तो जैसे आगे ये थे ग्रास हॉपर को खाया है किसी फ्रॉग ने, तो फ्रॉग हो गया एक कार्निवर, समझ लो। फाइन, अब ये जो हो गया कार्निवर, तो उसको भी हम एक प्रीडेटर बोल सकते हैं और तब हम इस ग्रास हॉपर को प्रे बोल सकते हैं। फाइन, तो वही चीज़ बोली गई है। बिसाइड एक्टिंग एज अ कंडक्ट्स फॉर एनर्जी ट्रांसफर अक्रॉस द ट्रॉपिक लेवल, प्रीडेटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्रीडेटर का सिर्फ इतना ही काम नहीं है कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करना ऐसे कि जैसे कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया है और ग्रास हॉपर को फिर फ्रॉग खाता है। तो सिर्फ ये जो प्रीडेटर है उसका काम सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफ़र करना नहीं है। फाइन, उसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं हमारी इकोलॉजी में। दे कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। सबसे पहली चीज़, वो प्रे के पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल समझ लो ये जो ग्रास है ये बढ़ती जाएगी, इसको कोई खाने वाला है ही नहीं, तो क्या होगा, ग्रास का पॉपुलेशन बढ़ता ही जाएगा। बट ये ग्रास हॉपर इसको अच्छे से फीड कर रहा है, इसके ऊपर अच्छे से फीड कर रहा है, तभी ये जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रह रहा है। तो सबसे पहला काम क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफ़र करना। क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसफरिंग। उसके साथ ही साथ प्रीडेटर का दूसरा काम क्या हुआ, दैट इज उसका दूसरा काम हुआ टू कंट्रोल द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द प्रे। फाइन, टू कीप द प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। प्रे की पॉपुलेशन को क्या करना, कंट्रोल करना। फाइन, जैसे समझ लो लायन है ही नहीं, टाइगर्स है ही नहीं, तो डियर की पॉपुलेशन बढ़ती रहती। फाइन, क्योंकि उनको खाने वाला कोई है ही नहीं, तो प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है कौन, प्रीडेटर। But for predators, prey species could achieve a very high population densities and cause ecosystem inabilities. वैसे ही वही चीज़ है कि अगर predators इनको अच्छे से खाएंगे नहीं तो prey की species बढ़ती जाएगी, उनकी density बढ़ती जाएगी और वो ecosystem में एक imbalance बना सकती है। फाइन, तो इसकी वजह से ये जो predator prey का relationship है वो बहुत सही है ecological balance बनाने में। तो तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, जो predator काम करते हैं, तो that is they do the ecological balance by eating the prey. They give the balance to the ecosystem. Fine.
व्हेन सर्टन एक्जॉटिक स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ जियोग्राफिकल एरिया, एक्जॉटिक मतलब में ऐसी स्पीशीज जो हमारी नहीं है, कहीं और से लाई गई है, जो एक पर्टिकुलर एरिया की नहीं है, उसको कहीं और से ला के इंट्रोड्यूस किया गया है. दे बिकम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट बिकॉज द इन्वेडेड लैंड डज नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रीडेटर्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने इधर एग्जाम्पल दिया गया है, द प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया इन द ईयर 1920s कॉस्ट हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टर्स ऑफ लैंड. तो जैसे कि किसको कैक्टस था, एक कैक्टस की स्पीशीज थी जिसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो मिलियंस ऑफ हेक्टर्स में बहुत अच्छे से ग्रो होने लगे भाई. तो फाइनली द इन्वेजिव कैक्टस वाज ब्रॉट अंडर कंट्रोल. अब ये जैसे तैसे ग्रो हो रहे हैं, तो उधर की जो नेटिव स्पीशीज है उनको भी ग्रो नहीं होने दे रहे, वही ग्रो किए जा रहे हैं. फाइन. सो बेसिकली उनको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, तो फिर किसी प्रीडेटर को लाया गया. तो जैसे कि उनके लिए प्रीडेटर कौन थे, तो कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर थे एक मॉथ, एक स्पीशीज थी मॉथ की, जिसको उधर इंट्रोड्यूस किया गया. अब ये मॉथ क्या करते हैं, उस कैक्टस पे फीड करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं. फाइन. तो जिसकी वजह से ये कैक्टस की पॉपुलेशन कंट्रोल में रह सकती है. तो ये हम समझ सकते हैं कि भाई इस एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि भाई जो प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है वो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बनाती है, वरना ये कैक्टस बढ़ता ही जाता. फाइन. यस. बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स अडॉप्टेड इन एग्रीकल्चर, जैसे कि इसके बेसिस पे एक एग्जांपल और दिया गया है, जैसे कि बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स जो हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं. फाइन. पेस्ट कंट्रोल के लिए आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रीडेटर टू रेगुलेट द प्रे पॉपुलेशन. प्रीडेटर्स ऑल्सो सो बेसिकली जो एग्रीकल्चर में हम पेस्ट कंट्रोल की मेथड यूज़ करते हैं वो भी ऐसे, जैसे कि दवाइयाँ डाल रहे हैं तो जैसे तैसे दवाइयाँ नहीं डालते. हम देखते हैं कि भाई ये ऑर्गेनिज्म रहेगा कितना इम्पॉर्टेंट है, और ये ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा तो क्या हार्म हो, क्या बेनिफिट है. तो उसके बेसिस पे फिर हम एग्रीकल्चर में मेथड में भी पेस्ट कंट्रोल की मेथड अप्लाई करते हैं कि भाई पर्टिकुलर प्रीडेटर ज़रूरी है तो उसको रहने देते हैं, ना कि उसको मार डालते हैं. फाइन. प्रीडेटर ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी. फोर्थ उसका काम क्या हुआ, मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी. जैसे कि इन अ कम्युनिटी एक प्रीडेटर है, समझ लो एक प्रीडेटर है, ये प्रीडेटर उस एरिया के बहुत सारे स्पीशीज़ को खाता है. फाइन. डिफरेंट स्पीशीज़ नंबर 1 2 3 4 इन सारों को खाता है. समझ लो मतलब में क्या होगा, तो ये इसको भी खाता है, कभी कभार इसको भी खाता है, इस पे भी रिलाई करता है, इस पे भी रिलाई करता है. राइट. तो जिसकी वजह से क्या होता है, यस. तो एक एग्जाम्पल हम देखेंगे यही चीज़ का. Yes, the predators also helps in maintaining the species diversity in a community by reducing the intensity of competition among the competing prey species. ये अलग अलग species पे क्या करती है, फीड करती है, जिसकी वजह से ये competition को reduce करने का काम करती है. क्या काम करती है, species diversity को कैसे maintain करती है, by reducing the intensity of competition among the competing prey species. ये सारे prey हैं, समझ लो. ये इसको भी खाती है, कभी कभार इसको भी खाती है, इसको भी खाती है और इसको भी खाती है. फॉर एग्जाम्पल इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज़ ऑफ अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट, ये अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट के एक इंटरटाइडल एरियाज में वाटर हैबिटेट में स्टार फिश रहती थी. फाइन. स्टार फिश, कौन सी स्टार फिश, दैट इज पायस्टार. फाइन. पायस्टार इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीडेटर, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रीडेटर है उस एरिया का. एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें क्या किया गया, ये जो सारी स्टार फिश थी उनको निकाल दिया गया, तो उनके नीचे रहने वाले जो इनवर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिज्म थे, जैसे मैंने इधर 4 बताई है, 10 बताई गई है इधर, तो मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट वो एक्सटिंक्ट हो गई एक ही साल के अंदर. तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो सारी स्टार फिश थी, स्टार फिश कौन थी भाई, प्रीडेटर, इन सारों को खाती थी, कभी इनको कभी इनको कभी इनको कभी इनको. अब स्टार फिश को निकाल दिया है, समझ लो सारी स्टार फिश को निकाल दिया है, तो इन लोगों को खाने वाला तो कोई है ही नहीं. तो ये क्या करती थी, अब इनको खाने वाला कोई नहीं है, बट खुद के पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए ये खुद में खुद अंदर कंपटीशन करती थी. अब बहुत इतना सारा कंपटीशन बढ़ गया कि क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ने की वजह से कि भाई एक भी स्पीशीज़ नहीं बची प्रे की. तो यही एक एग्जाम्पल है कि भाई जो प्रीडेटर होते हैं वो हमारे इकोसिस्टम में बहुत ज़रूरी है. तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि स्टार फिश को निकाल दिया तो बाकी 10 स्पीशीज़ जो इनवर्टिब्रेट्स थी कि वो चली गई. तो क्यों चली गई भाई, ये प्रीडेटर तो इनको खाता है, बट खाता है तो कभी कभार इसको
इनको खाता है, कभी इन पे रिलाई करता है, इन पे रिलाई करता है, तो सारे कम्पीट तो करते हैं बट तब कंपटीशन का लेवल इतना नहीं होता। बट अब जब प्रीडेटर है ही नहीं, इनको कोई खाने वाला है ही नहीं, तो कंपटीशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने की वजह से कोई भी स्पीशीज़ ऐसी नहीं थी तो उधर की बच पाई, सारी की सारी 10 स्पीशीज़ एक्सटेंट हो गई। तो प्रीडेटर क्या क्या काम करता है, एनर्जी ट्रांसफ़र करता है ट्रॉपिक लेवल्स में, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, फिर इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखता है और उसके साथ ही साथ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करता है कि भाई एक एरिया में समझ लो 10 स्पीशीज़ इनवर्टिब्रेट की थी, साथ ही साथ प्रीडेटर की एक स्पीशीज़ थी, तो 11 की 11 स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को रखता है। और एक स्पीशीज़ निकाल दी हमने प्रीडेटर की तो सारी की सारी स्पीशीज़ मर गई। तो ये 4 जो पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। फाइन, इफ़ अ प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट, ये समझना है। इफ़ अ प्रीडेटर, अगर, अब ये टॉपिक समझ लो जैसे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीडेटर था कि प्रीडेटर क्या क्या काम करते हैं, कैसे इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी साइड देखेंगे हम इनकी, इफ़ अ प्रीडेटर इज़ टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, देन द प्रे माइट बिकम extinct and following it the predator will also become extinct। समझ लो अगर कोई प्रीडेटर है, ये प्रीडेटर बहुत ही एक्टिव प्रीडेटर है और सारे जो उसके जो नीचे वाली स्पीशीज़ है, फाइन, जो प्रे है वो सारे के सारे प्रे को खा जा रहा है, समझ लो सारी की सारी स्पीशीज़ को वो खा जा रहा है, तो ये एक्सटेंट हो जाएगी। तो क्या भाई ये जी पाएंगे प्रीडेटर्स? नहीं, ये भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर प्रीडेटर्स बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जैसे कि समझ लो जो गोट्स होती है, अब गोट्स जो हैं वो ग्रास पे फीड कर रही है, तो वो पर्टिकुलर एरिया की सारी ग्रास को ग्रेजिंग करते करते खाई जा रही है, तो एक दिन ग्रास खत्म हो जाएगी तो क्या गोट सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। तो वही चीज़ बताई गई है, फिर प्रीडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट, अगर ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रही है तो प्रे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और प्रे एक्सटेंट हो गए तो प्रीडेटर भी एक्सटेंट हो जाएंगे, फाइन, क्योंकि उनको खाना नहीं मिलेगा। दिस इज़ द रीज़न वाई प्रीडेटर्स इन अ नेचर आर प्रूडेंट, मतलब में नेचर में जो प्रीडेटर्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि भाई वो सारे के सारे प्रे को कंज्यूम ना कर पाएँ, और उनके जो नंबर होते हैं वो भी कंपैरेटिव कम होते हैं देन दैट ऑफ दी प्रे। यस, प्रे स्पीशीज़, अगर दूसरी बात करें, ये जो चीज़ें हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन किससे कम होता है? तो भाई जो प्रे हैं वो भी बहुत शातिर होते हैं, ऐसे तैसे नहीं होते। ये प्रे ने भी बहुत सारे, जो भी प्रे होती है वो अपने में कुछ ना कुछ इवोल्यूशन करती हैं, कुछ ना कुछ नया लाती हैं, जैसे कि defense mechanism, different types of defense mechanism. Some species of insects and frogs are cryptically colored, camouflaged, मतलब में बहुत frogs हैं, फिर ऐसे बहुत सारे reptiles हैं जो खुद के कलर को चेंज कर सकते हैं, camouflage, fine, to avoid being detected easily by the predator, जिनकी वजह से predator उनको देख ही ना पाए और वो सर्वाइव कर जाए। फाइन, सिमिलरली सम आर पॉइजनस, कोई प्रीडेटर प्रे कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, प्रीडेटर उनको खाए ही ना। फाइन, द मोनार्क बटरफ्लाई इज हाईली डिस्टेस्टफुल टू इट्स प्रीडेटर बिकॉज ऑफ अ स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन द बॉडी। जैसे कि बटरफ्लाइज, एक तरह के बटरफ्लाई हैं मोनार्क बटरफ्लाइज, जो बर्ड्स खाते हैं तो बर्ड्स को बहुत उसका टेस्ट अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ऐसा केमिकल होता है। तो भाई उन्होंने ऐसे इवॉल्व किया है खुद को कि भाई जिनसे प्रीडेटर उनको खाए ही ना। फाइन, बटरफ्लाई एक्वायर्स द केमिकल ड्यूरिंग इट्स कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन द पॉइजनस वीड। और कैटरपिलर भी कहाँ से ये पॉइजन लेता है? तो भाई वो फीड करता है किसी पॉइजनस वीड के ऊपर, फिर वहाँ से वो पॉइजन लेता है और वो पॉइजन फिर वो बर्ड्स में ट्रांसफ़र करता है, जिनकी वजह से उन बर्ड को अच्छा टेस्ट नहीं आता और फिर वो वापस उनको दोबारा नहीं खाएंगे। तो ऐसी टेक्निक्स, भाई प्रे भी बहुत शातिर होते हैं, ऐसे थोड़ी ना किसी को भी खा जाने देंगे। फाइन, अगर वैसे ही हम प्लांट्स की बात करें, अभी तक हमने एनिमल्स की बात की, जैसे हम प्लांट्स की बात करें, हर्बीवर्स आर द प्रीडेटर्स। फाइन, जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाला कौन होता है? तो भाई होता है हर्बीवर्स। फाइन, अब हर्बीवर्स की जब बात करते हैं तो हर्बीवर्स होंगे प्रीडेटर, फाइन, और जो प्लांट्स हैं उनको हम बोलेंगे प्रे। फाइन, Nearly 25% of all insects are known to be as phytophagous। जब हम इनकी बात करते हैं, किनकी? इंसेक्ट्स की, तो 25% जितने ऐसे इंसेक्ट हैं जो प्लांट के सैप पे फीड करते हैं। प्लांट के अंदर जो मिनरल्स और वाटर मिक्सड होते हैं उसको बोलते हैं सैप, प्लांट सैप, तो उस पर फीड करने वाले होते हैं जिनको बोलेंगे फाइटोफेगस। द प्रॉब्लम इज़ पर्टिकुलरली सीवियर फॉर प्लांट बिकॉज देखो प्लांट में केस बहुत थोड़ा सीवियर होता है। क्यों? अगर एनिमल
होता प्रे, जैसे कि लायन और डियर है, तो डियर भागता है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, अब ये प्लांट नहीं भाग पाएगा। तो यही प्रिडेशन वाली जो प्रैक्टिस है वो प्लांट के लिए थोड़ी बहुत सीवियर है, बिकॉज प्लांट रन नहीं कर पाएंगे, दे कैन नॉट एस्केप द प्रिडेटर्स विल come and eaten them up. Fine, but the these plants are also very, like, you know, they have evolved some of the other things inside them in order to avoid the predator to come and eat them. So basically plant therefore have evolved an astonishing variety of morphological and chemical defenses. Morphological जैसे कि कांटे लगना, बाहर से हम देख सकते हैं कि भाई उनके ऊपर कांटे लगे हैं, तो कोई भी एनिमल इनके पास जाएगा ही नहीं इनको खाने के लिए, तो वो हो गया एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज। वैसे ही बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें केमिकल डिफेंस होता है। केमिकल डिफेंस मतलब में वे केमिकल को स्टोर करके रखते हैं। फाइन, और जब भी कोई उसको खाएगा, कोई एनिमल आके उसको खाएगा तो वह एनिमल मर जाएगा, तो उसकी वजह से दूसरी बार वो एनिमल है उसको खाने, दूसरी बार जो ग्रुप ऑफ एनिमल हैं तो उनको पता होता है कि भाई ये खाने से हमारी पॉपुलेशन मर जाती है, तो वो लोग उन्हें खाने नहीं आएंगे। फाइन, yes, you must have seen the calotropis growing in abandoned field. हमने calotropis जो बोलते हैं जो हमारे भगवान को भी चढ़ाए जाते हैं, calotropis के बड़े बड़े लीव्स होते हैं जिनमें पर्पल वाइटिश कलर के फ्लावर्स होते हैं, तो वो अबंडेंट फील्ड जो खाली जगह होती है वैसे फील्ड में बहुत नंबर में ग्रो होते हैं। पर इसके अंदर ये calotropis का जो प्लांट होता है उसके अंदर हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जिनकी वजह से जो भी कैटल उनको खाएगी वो मर जाती हैं। तो भाई कैटल्स अब क्या करते हैं, इस कैलोट्रोपिस को खाते ही नहीं है। फाइन, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये खाने से तो हम मर जाएंगे। फाइन, अ वाइड वेराइटी ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस दैट वी एक्सट्रैक्ट, जैसे कि हमने आगे पढ़ा था कि प्लांट में से बहुत सारी वेराइटी ऑफ केमिकल मिलती है, निकोटाइन, कैफाइन, क्योनाइन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी भी जो चीज़ें हैं वो प्लांट ने ड्यूरिंग द कोर्स दे हैव इवॉल्व्ड इनटू देमसेल्व्स, ये खुद में खुद नहीं आई है, उन्होंने लाइक इवॉल्व किया है खुद में। क्यों? प्रीडेटर से बचने के लिए। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। और आज हमने पढ़ा प्रीडेशन, कमिंग क्लास में हम पढ़ेंगे कॉम्पिटिशन एंड अलॉन्ग विथ पैरासिटिज्म। थैंक यू।